सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो मेरे पास ना आज मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म टॉपिक है हमारा, चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी बुक में। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे हुए हैं विच बेसिकली कंप्राइज ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जो रीसेंट जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन को सेटअप कर लिया और फ्रेम आउट कर लिया हुआ है। मेरे पास एक माइंड मैप भी है, ठीक है। सो फर्स्ट वी डिस्कस विद द माइंड मैप एंड देन वी फॉलो द क्वेश्चन। उनके क्वेश्चन के सारे सोल्यूशन सॉल्व करूँगा, ठीक है। सो विच यू कैन ईजिली सॉल्व एट योर ओन, ठीक है। जब आप देखोगे वीडियो साइड बाय साइड आप नोट्स बना लेना अपने, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करते हैं पेपर में, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू, ओके। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग। तो देखो यू कैन सी माइंड मैप आपको नज़र आ रहा है पहले तो इनिशियली, ठीक है। तो इस माइंड मैप में हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं विच विल स्टडी। तो उसमें से सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में हमने एक तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग पहले है ओस्टेड लॉ, जो आपने क्लास 10th में किया था कि जहाँ करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर हमारे पास आता है इसके पास जो टॉपिक नंबर स्टार्ट होता है पहले आता है मैग्नेटिक फील्ड। वेर एवर चार्ज मूव देयर इज अ करंट, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। फिर जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज के ऊपर क्या एग्जर्ट करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास बायट-सैवर्ट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बायट-सैवर्ट लॉ क्या बताता है कि स्मॉल करंट कैरिंग वायर हो, छोटा सा पार्ट हो, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करनी है, यूजिंग बायट-सैवर्ट लॉ, ठीक है। सो देन अगला टॉपिक हमारे पास और क्या क्या है, मैग्नेटिक व्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग इंडक्टर, ये बायट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन है। अब हमारे पास इसके लिए डेरिवेशन नहीं है, हमने सिर्फ इसका फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। देन हमारे पास उसकी अनदर एप्लीकेशन क्या है, करंट कैरिंग लूप अगर आ जाए तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे काउंट करेंगे, ये भी क्या है बायट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन, और इसकी डेरिवेशन भी सिलेबस में है और 2023 मार्च में पेपर में क्वेश्चन भी आया था 3 मार्क में। फिर आता है हमारे पास एम्पियर-सर्कुलर लॉ। सो एम्पियर-सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन है जो कि सोलेनॉइड थी, अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है। टॉरॉइड भी हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं करना, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर आ सकती है, वो हम करेंगे, ठीक है। फिर हमने और क्या क्या करना है, एक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक है जो कि मूविंग चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है उसी में कवर अप हो जाता है कि व्हेन चार्ज मूव पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो या एट एनी एंगल हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास टॉक आता है, टॉक वाला टॉपिक है, ठीक है, कि करंट कैरिंग इंडक्टर के ऊपर अगर आप लूप को करंट कैरिंग लूप को रख दो यहाँ पे, ये लिखा हुआ है। सो टॉक एक्सपीरियंस बाय द लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स वेदर दे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, लास्ट 2-3 ईयर्स हो गए, डेरिवेशन नहीं आ रही, इनके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, जैसे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज आप निकालोगे यहाँ पे, वैसे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर भी निकालनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आ जाता है जिसमें हम सेंसिटिविटी पढ़ते हैं। सेंसिटिविटी के बाद हमारे पास टॉपिक कौन कौन से हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक है सारे, आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है हमारे पास। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, इनमें से सोलेनॉइड नहीं पढ़ना, टॉरॉइड नहीं पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर स्टार्ट करें यहाँ से तो वी कैन क्लियरली सी कि मैग्नेट के अराउंड जो रीजन होता है जहाँ करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है। यूनिट्स पता होना चाहिए, CGS यूनिट, SI यूनिट, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज Q V क्रॉस B फॉर्मूला। और देखो MCQ क्वेश्चन इसी से कंप्लीट होते हैं सारे आपके, कि छोटे छोटे से क्वेश्चन पेपर में आएंगे सिंपल से, जिसमें बोला होगा कि अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो 0 फोर्स, अगर 90 पे है तो वो सर्कुलर होता है, सर्कल पे कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रिक फोर्स। ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया ये वाला फॉर्मूला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके वेलोसिटी, चार्ज, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट। रेडियस भी आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ मूविंग चार्ज आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी इसीलिए, ठीक है। अगर चार्ज एट एन एंगल अदर देन 0, 90, 180 मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स ये लगेगी। और चार्ज कौन सा पाथ फॉलो करता है, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, ठीक है। तो उसकी पिच निकालनी है तो पिच का फॉर्मूला ये होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, सारे आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आया बायट-सैवर्ट लॉ, पेपर में पेट क्वेश्चन है बायट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो जब भी बायट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म आता है तो आपने सिंपली ये नहीं लिखना फॉर्मूला, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम जिसमें बताओगे DL कौन है, R कौन है, मैग्नेट इसका ये आ जाएगा। याद रखना यहाँ पे जो साइन थीटा है, दिस एंगल साइन थीटा, ये जो एंगल है इट इज़ बिटवीन DL वेक्टर एंड यू कैन से इट इज़ बिटवीन R वेक्टर, ठीक है। तो उसमें एंगल होता है ये, ठीक है। फिर कहते हैं चार्ज पार्टिकल को जब एक्सलेट करते हो तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी आती है, ये आती है, ठीक है।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेट करे तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी कैसे काउंट करनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला पेपर में हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आ जाए ये वाला। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन आगे मैं करवा दूंगा। तो आपने ये वाला फॉर्मूला तो याद करना ही करना है ना, कि अगर चार्ज पार्टिकल में जो मूवमेंट है वो 90 डिग्री बना रहा है, वेलोसिटी उसकी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्यू वी बी किसके इक्वल होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपने उसकी स्पीड निकाल लेनी, वो क्या आ जाएगी, क्यू बी आर बाई एम आ जाएगा। और अगर आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हो, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें वी की वैल्यू डाल दोगे तो ये फार्मूला बन जाता है उसमें से। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास और क्या आता है, ये तो हो गया। बायट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन है, ये वाला फार्मूला सिलेबस में डायरेक्टिव यूज़ करना है कि आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अगर दी हुई ये वाली, तो करंट अगर ऊपर जा रहा है तो कोई पॉइंट है पी जहाँ पे आपने इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, वहाँ से डिस्टेंस नोट कर लो, कितना डिस्टेंस है, लेट्स से डिस्टेंस है डी, और यहाँ पे एंगल कितने बने हुए, थीटा 1 एंड थीटा 2। अगर एंगल ये वाले देंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला आपने ये नहीं यूज़ करना। ठीक है, इट इज़ बेसिकली रॉन्ग फार्मूला। तो यहाँ पे साइन नहीं आएगा, यहाँ पे आना है कॉस ने। ठीक है, दिस इज कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1। अगर यहाँ पे एंगल हो, साइन तब आता है अगर ये वाले दो एंगल दिए होंगे, बट जनरली हमें एंजिस पे ही चाहिए होते हैं। तो ये फॉर्मूला फाइनाइट वायर के लिए लर्न करना आपने। फिर आता हमारे पास ओस्टेड एक्सपेरिमेंट था, क्लास 10 में किया था कि उसने करंट कैरिंग वायर के राउंड एक मैग्नेटिक कंपास ले गया था जो डिफ्लेक्ट की थी, जिससे करंट ये पता चला कि करंट जहाँ फ्लो करता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, फिर आया एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या करता है, इट रिलेट्स करंट विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली। ठीक है, ये कहता है कि किसी भी क्लोज पाथ में एनी शेप हो, उसमें अगर करंट कैरिंग कोई वायर जा रही, जैसे ये इस वायर करंट कैरिंग आए, तो इन पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी इस लूप के ऊपर। तो आपने क्या करना है, इस पूरे लूप के ऊपर कोई भी छोटा सा पार्ट देखो, यहाँ पे छोटा सा पार्ट देखा डी एल, और लेट्स से कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो एंगल आया थीटा। तो आप छोटे से पार्ट के अक्रॉस ना बी डॉट डी एल निकालो, कर दो इंटीग्रेट, क्लोज्ड। देखो लूप डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम क्लोज्ड पाथ की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने किसी भी क्लोज्ड पाथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी ड्यू टू करंट, तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। इसको बोलते हैं लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पेपर में होता था लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। वो कहेंगे व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कुछ नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशनल फॉर्मूले को एल से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फिर आगे इनके क्वेश्चन। सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, सॉलिनॉइड अब तो सिलेबस में है नहीं, बट इसका फॉर्मूला आप लर्न कर लो, म्यू नॉट एन। ठीक है, ये होता है उसके इनसाइड, याद रखना। बट जब हम उसके एट वन एंड एज पे आते हैं तो हाफ हो जाती है। और इसमें एन क्या है, इट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड। ठीक है, फिर मेरे पास नेक्स्ट आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या होता है, सॉलिनॉइड जैसा ही होता है, बट वो ऐसे लूप में होता है। अब तो सिलेबस में है नहीं, बट फॉर्मूला लर्न करना बस। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, आई डी एल क्रॉस बी, याद रखना है। इसको आई एल भी लिखो, इसको बिल याद रखो, बिल साइन थीटा इज द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। और अगर दो पैरेलल फोर्सेस वायर्स हैं और वायर कौन है, लॉन्ग है, तो उनमें हम फोर्स नहीं काउंट करते, क्या काउंट करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो ये होती है। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप निब्बा साइन थीटा भी लर्न कर सकते हो, जल्दी लर्न हो जाएगा, याद रहेगा। तो टाउ इज योर निब्बा साइन थीटा। और इसमें जो एन आई ए ये तीनों, इसको बी को छोड़ के जो आता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, एक साइड पे साउथ होता है, एक साइड पे नॉर्थ पोल होता है उसके। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ गया मूविंग एमीटर में। शंट आ गया कि अगर आपने एमीटर बनाना तो शंट कितनी लगानी, अगर वोल्ट मीटर बनाना तो रेजिस्टेंस कितनी लगानी। ये वाला रिंग वाला फॉर्मूला आ गया, अगर करंट कैरिंग लूप है और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, या किसी पॉइंट पी पे एक्सिस पे निकाल लो। सेंटर पे ये वाला फॉर्मूला और एक्सिस पे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और अगर बहुत दूर चले गए, बहुत दूर, वेरी लार्ज फ्रॉम द वे, सेंटर से बहुत दूर चले गए, तो ये वाला फॉर्मूला। तो आपने ये चीज़ लर्न करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मूले आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले आप लर्न करोगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन।
देखो जो शीट मेरे पास है उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत टिपिकल होंगे, कुछ बड़े सिंपल होंगे, बट दे आर टेकन फ्रॉम द रीसेंट एग्जाम्स एंड एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जो 1 मार्क है या 2 मार्क क्वेश्चन है, वो नहीं आपने छोड़ने एग्जाम्पलर के। लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम्पलर बुक यू कैन लीव। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते, कहते करंट कैरिंग लूप है, उसका रेडियस आर है, कौन से प्लेन में है, कहते प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन में है, और सेंटर कहाँ पे उसका ओरिजिन। कहता हाफ लूप एक्स 0 पे है, हाफ लूप को बेंड कर दिया, कैसे बेंड किया पहले वो देखो। तो ये आपके पास क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ योर पॉजिटिव एक्स, दिस इज़ योर नेगेटिव एक्स, दिस इज़ वाई, दिस इज़ माइनस वाई। तो लूप पहले कैसा है, ऐसे, इसका सेंटर ऐसे है लूप। ठीक है, तो केस 1 में इनिशियली उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आना है वो कितना आना है। ठीक है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए हम ये स्टडी कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है, z। तो करंट आई है, एरिया है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि करंट की ओरिएंटेशन मैंने ले लिया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब करंट होता है तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो, योर थंब विल पॉइंट टुवर्ड दैट डायरेक्शन। अब प्रॉब्लम क्या आई, अब सिचुएशन में क्या किया आपने, व्हाट यू डिड, आपने अब लूप को ना, अब जो लूप है मेरे पास सेकेंड केस में, और दिस इज़ योर z एक्सिस, दिस इज़ योर x एक्सिस, आपने अब लूप को क्या किया, हाफ लूप ऐसे ही है, बाकी हाफ लूप क्या आ गया, वाई जेड प्लेन में। उसने कहा है ना उसको बेंड कर दिया, बेंड करके कौन से प्लेन में ले आए हो, वाई जेड प्लेन में। जैसे आपने पेज को फोल्ड कर देते हो ना, वैसे आपने किया, मैं शो करके दिखाता हूँ जैसे आपको पेज कैसे फोल्ड कर किया आपने। सो लेट्स से ये है, दिस इज़ योर पेज, ऐसे पेज है, तो आपने पेज को क्या कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया, या ये ऐसे है पेज, ये एक्स वाई प्लेन में था, आपने एक एंड को वाई जेड प्लेन में ऐसे बेंड कर दिया। हाफ सर्कल ये है, हाँ बाकी हाफ सर्कल ये है। ठीक है, तो ऐसे हो रहा है। तो अब यह हुआ कि जो पहले वाला पार्ट है, जो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आना, अब वो आना मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू एक्स वाई प्लेन प्लस ड्यू टू वाई जेड प्लेन। देखो हाफ पार्ट ये है और अनदर हाफ ये है, तो जो एक्स वाई प्लेन का आया आई पाई आर स्क्वायर बाई 2 डायरेक्शन की आई के कैप, और वाई जेड वाले की आई पाई आर स्क्वायर बाई 2 आई कैप। तो ये आ गया, और अगर इसका मैग्नीट्यूड काउंट करें तो अब देखो आई पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो मैग्नीट्यूड आई प्लस जे का काउंट करना आपने, वो क्या आएगा, आई पाई आर स्क्वायर बाई 2 रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल ऑब्जर्व आई पाई आर स्क्वायर बाई 1 बाई रूट 2, जो कि सिंप्लीफाई करके कितना आ जाना, इट कम्स आउट टू बी आई पाई आर स्क्वायर 0.707। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इट इज़ लेस। ओरिजिनल ये था आई पाई आर स्क्वायर, नया कम हो गया, तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, ऑप्शन 1। ठीक है, सो बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। उसने ये भी कहा हुआ है कि जेड एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देखो वो नहीं इंक्रीज़ होनी, क्योंकि जेड एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आनी है ओनली ड्यू टू इन केस ऑफ 1, ये पहला केस जो है ना, इसके कारण है मैग्नेटिक फील्ड, बस इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। बट जो सेकंड वाला केस है उसके कारण नहीं आएगी, क्योंकि वो ट्विस्ट हो गया। तो आंसर इसका कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सेकंड पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। देखो करंट कैरिंग सॉलिड वैसे तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इतना क्वेश्चन बेसिक एप्लीकेशन में चल जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड में हाईली कॉइल्ड वायर होती है, अगर उसमें करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर यूनिफॉर्म होती है और अलॉन्ग द एक्सिस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो अगर आपने कोई चार्ज पार्टिकल क्यू वेलोसिटी v से इधर शिफ्ट कर दिया, पुश कर दिया, तो दोनों में एंगल कितना आ गया इस केस में, 0। और फोर्स क्या होती है चार्ज पार्टिकल क्यू v क्रॉस b होती है। तो क्यू वी बी साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 कितना हो गया, 0। अगर वो 0 हो गया तो उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगनी। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेट लॉन्ग एक्सिस, ये ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रॉन पास इज सर्कुलर अबाउट एक्सिस, वो भी गलत है, क्योंकि उन्हें वेलोसिटीज पैरेलल भेजी है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एट 45 डिग्री टू द एक्सिस एंड हेंस एग्जीक्यूट हेलिकल पाथ। ये करेक्ट है,
क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड ये जाए और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये हो जाए और दोनों में एंगल कोई हो थीटा, तो चार्ज पार्टिकल कैसा पार्ट रेस करता है? हेलिकल पार्ट रेस करता है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ सॉलिड। ये भी ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन करेक्ट कौन कौन सी आई? फिर एंड में ऑप्शन करेक्ट आई आपकी सी एंड डी। तो मल्टी करेक्ट है, 2 ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन की। अगला कहता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नाउ इज आस्किंग क्या क्या है? सर्कुलर लूप है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? एम है। आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन मतलब रैंडम ओरिएंटेशन में है, कोई पता नहीं एंगल कितना है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा आपने, ठीक है। तो वर्क डन इन रोटेटिंग द लूप बाय 30 डिग्री। अगर आपने उसको 30 डिग्री से रोटेट करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता नहीं आर्बिट्ररी कितनी रोटेशन है। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल एंगल हम सपोज कर लेते हैं थीटा, या कोई एंगल अनदर देख लो। लेट्स से कि ये आपके पास लूप है, ठीक है। लूप ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया लूप, इसका एरिया वेक्टर है ये, दिस इज इट्स एरिया वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड भी इनिशियली भी है। तो इनिशियली थीटा 1 कितना सपोज कर लिया 0 डिग्री। आपने इसको टर्न किया कितने एंगल से? 30 डिग्री से। सो हमारे पास हमें पता है वर्क डन बाय, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो कि रोटेट करवाएंगे, दैट इज़ ओनली डेल्टा यू। और हमें पता है जो यू होता है वो होता है माइनस पी डॉट, यहाँ पे आएगा माइनस एम डॉट बी। सो एम कितना आ जाएगा मेरे पास? सो एम कम्स आउट टू बी योर, दिया हुआ उन्होंने एम ही दिया हुआ है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, इनिशियली एंगल कितना है? 0। तो cos 0 कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? माइनस एम बी। और फाइनल के केस में एंगल कितना ट्विस्ट कर दिया 30 डिग्री से, तो कितना आ गया? -√3/2 एम बी। तो जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन आना फिर वो आपके पास क्या है ना, इट इज़ ओनली डेल्टा यू। तो डेल्टा यू मीन्स U2 माइनस U1। सो U2 इज़ -√3/2 एम बी माइनस एम बी। तो ये सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहते चार्ज पार्टिकल कंटिन्यू टू मूव, वेरी इंपॉर्टेंट कि चार्ज पार्टिकल ना मूव करी जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है ना वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ना वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो, ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बट मैग्नेटिक फील्ड है, बट वो कैसे है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हैं? पैरेलल है, ये भी पॉसिबल है, फोर्स 0 होगी। तीसरा केस है इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। ये कब पॉसिबल है? कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रिजल्टेंट कितना हो जाए 0, मीन्स QE + QB क्रॉस B इज़ 0। तो ये पहली ऑप्शन, ये सेकंड करेक्ट है, ठीक है। ये थर्ड भी करेक्ट है, ठीक है, और फर्स्ट भी करेक्ट है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है? वो वाली आपके पास है बी। क्योंकि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज रेस्ट पे हो या मोशन में हो, उसको एक्सलेट कर ही देना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स को क्या कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होती है वो होती है QE होती है, और E नॉन ज़ीरो है, तो फोर्स लगेगी। तो ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं शो दैट नो वर्क डन बाय वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। कोई फोर्स जो वेलोसिटी डिपेंडेंट है वो कभी वर्क नहीं करती। क्यों नहीं करती? जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसका वर्क डन का फॉर्मूला था QV क्रॉस B। अगर वह स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चार्ज करता है उसकी फॉर्मूला क्या होगा? V dt। तो स्मॉल वर्क डन अगर निकाल लें मैग्नेटिक फोर्स का
वो क्या आएगा, क्यू वी क्रॉस बी डॉट वी डी टी। अब जो ये क्वांटिटी है ये वाली वी क्रॉस बी डॉट वी, ये क्या आना है, ज़ीरो आना है, बिकॉज वेलोसिटी जो होती है वो वी क्रॉस बी के क्या होती है, अपने परपेंडिकुलर होती है। जैसे सपोज करो आपकी वेलोसिटी ये है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो वी क्रॉस बी अगर आप करोगे ना, अगर वी क्रॉस बी यहाँ से यहाँ टर्न करते हो तो आप क्रॉसवर्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी। तो वी क्रॉस बी और वी आपस में क्या है, 90 डिग्री पे है, तो इनका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट क्या आना है, ज़ीरो आ जाना। प्रूव हो गया। कहते हैं दो लॉन्ग वायर्स हैं, एक I1 एक I2 है, और शोन इन फिगर में शो किए हुए हैं। एक में करंट I1 है, किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस में, एक में I2 है, किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस में। ठीक है, और लोकेशन भी दी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं पहले तो लोकेशन कहाँ पे दी हुई है इनकी, क्या कहा हुआ है, ये फिगर है। ठीक है, सो एक एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से पास कर रही है, एक वाई एक्सिस से पास कर रही है। तो फाइंड आउट क्या करने को बोल रहे हैं, देखते हैं। नाउ दे आर आस्किंग शोन फिगर वन कर फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड एट O2 बिकॉज ऑफ वायर लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, O2 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एरर है, टाइपिंग एरर है, यहाँ पे आना चाहिए I2। सेकंड वायर के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो ये देखें कैसे करेंगे हम। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एट सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट। तो लॉन्ग वायर के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई डिस्टेंस, और डायरेक्शन क्या आनी है देखो। सो करंट जो I1 है वो ये है, I1 ये दिया हुआ है, इसके राउंड हमें क्या ड्रॉ करना पड़ना है, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ना है। तो एक लूप ड्रॉ किया इसके राउंड, ये लूप आ गया, और अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर दो। फिंगर जब कर्ल होंगी तो ऐसे कर्ल होंगी, तो ये डायरेक्शन यहाँ पे क्या आएगी, ये वाली। इधर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, ये। सो जो कंसर्न पॉइंट है O2 पॉइंट दिया हुआ है ना यहाँ पे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का आ रही है टुवर्ड नेगेटिव एक्स आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस आई कैप। सो ये है एट O2। सो देयरफॉर फोर्स ऑन I2 ड्यू टू I1 इट कम्स आउट टू बी, सेकेंड वायर पर फोर्स कितनी लगी, करंट होगा सेकेंड वायर वाला, मैग्नेटिक फील्ड होगी सेकेंड वायर पे ड्यू टू फर्स्ट वायर, ये आएगा I2 L2 क्रॉस B21। क्योंकि लॉन्ग वायर है तो हम यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे, तो अल्टीमेटली बन जाएगा L2 कैप B21 वेक्टर। सो इट कम्स आउट टू बी I2, और L2 की डायरेक्शन देखो क्या है, करंट जा रहा है इधर इसमें, तो L2 की डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव J कैप। तो यह आएगा J कैप म्यू अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन D माइनस कितनी डायरेक्शन थी, माइनस I कैप। तो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे I नहीं आना, यहाँ पे है क्योंकि ये इधर है, दिस इज़ माइनस J कैप है, तो डायरेक्शन यहाँ पे भी चेंज करो, इट इज़ माइनस J कैप। ठीक है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग चलें तो ये आएगा माइनस, सो L2 की डायरेक्शन क्या आएगी मेरे पास, सो L2 कम्स आउट टू बी J कैप, और B21 की डायरेक्शन क्या थी, माइनस J कैप। तो J क्रॉस J तो क्या होता है, मेरे पास ज़ीरो आ जाता है। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, ये सॉल्व करके ज़ीरो आ जाएगा। तो दोबारा क्वेश्चन देख लो, करंट कैरिंग वायर ये है, ये करंट जा रहा है इधर, तो इसके अराउंड ये करंट लूप ड्रॉ किया राइट हैंड थंब रूल से। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई, इस डायरेक्शन में, वो कौन है, नेगेटिव J कैप है, और करंट कैरिंग जो I2 है वो कहाँ जा रहा है, J कैप में जा रहा है। फोर्स निकाल लिया, आंसर ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं करंट कैरिंग लूप कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल क्वार्टर सर्कल्स। देखो 3 आइडेंटिकल क्वार्टर सर्कल्स कौन कौन से प्लेन में दिए हुए हैं, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन में। तो कैसे दिए हुए हैं पहले वो देखें। ये एक्स है, ये वाई, ये जी हो गया।
तो जो आपके क्वार्टर सर्कल्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पहला क्वार्टर सर्कल ये आ गया, दूसरा क्वार्टर सर्कल ये आ गया, तीसरा क्वार्टर सर्कल ये आ गया, ठीक है। ईच क्वार्टर सर्कल की जो ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है, पहले रेड वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड ओ आनी है, क्यों आनी है, ड्यू टू एक होगी एक्स वाई प्लेन पे, एक वाई जेड क्वार्टर सर्कल, एक जेड एक्स। क्वार्टर का मीनिंग होता है 1/4। तो करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक फील्ड होती है μ/4 2 पाई आई बाई रेडियस। रेडियस सभी का क्या है, सेम है। इसकी डायरेक्शन जो एक्स वाई वाला ये जो रेड पोर्शन मैंने मार्क किया है, इसकी डायरेक्शन किसके अलॉन्ग आनी है, इसकी डायरेक्शन आनी है अलॉन्ग वाई, तो ये होना जे कैप, ठीक है। क्वार्टर है इसलिए 1/4 भी होना। ऐसे ही इसके बाद कौन सा आना मेरे पास, येलो वाला μ/4 2 पाई आई अपॉन आर। येलो वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड नोट करनी है वो आनी है किसके अलॉन्ग, आई कैप के अलॉन्ग 1/4। और सिमिलरली जो थर्ड वाला आपके पास ग्रीन वाला बचा, उसकी होनी μ/4 2 पाई आई पाई आर, वो होना के अलॉन्ग और 1/4। सारे निकल गए। सो एंड में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जानी है आपके पास, वो फाइंड आउट करके μ0/4 2 पाई आई बाई 4r, और डायरेक्शन क्या आनी है, आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो ये वेक्टर आ गया, बट उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, दे आस्क्ड फॉर द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना पड़ रहा है फिर हमें, तो रिजल्टेंट मेरा कितना आ जाना फिर, so I get resultant at O to be μ0/4 2 पाई आई बाई 4r √3, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो वेरीफाई मैग्नेटिक फोर्स करती है कि नहीं करती। वैसे तो लर्न कर लो, दे डोंट वेरीफाई, ठीक है। एवरी टाइम न्यूटन थर्ड लॉ वेरीफाई नहीं होता, बट हम इसको प्रॉपर प्रूव कर देखेंगे क्यों नहीं होता। उन्होंने क्वेश्चन पुट किया हुआ है, और ये 3 मार्क तक का क्वेश्चन आता था पेपर में कि 2 करंट एलिमेंट्स है, लोकेट कहाँ पे किए हैं, ओरिजिन पे। एक कहाँ पे, ओरिजिन पे, एक वाई एक्सिस पे भी है। तो लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। सो ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वाई है। एक करंट एलिमेंट डी एल आई कैप लोकेट ओरिजिन, ये कौन है मेरे पास, ये ड्रॉ नहीं हो रहा, दिस इज DL1 DL आई कैप। दूसरा आर डिस्टेंस ऊपर और जे में है यहाँ पे, ये कौन है, DL2 DL जे कैप, और ये डिस्टेंस कितना है आर। सो ये ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट ए है। तो पहले हम फोर्स निकालते हैं कि फोर्स DF12 का मीनिंग है फोर्स है एक्सर्टेड बाय फर्स्ट कंडक्टर बाय द सेकंड कंडक्टर। तो फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड कंडक्टर में करंट कितना है, वो I DL1, फर्स्ट कंडक्टर फोर्स निकाल रहे हैं इनटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर, ठीक है। तो सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड O पे कितनी आनी है, देखो जो O पॉइंट है, क्लियरली O पॉइंट लाई अलॉन्ग DL2। ये जो DL2 नज़र आ रहा है वो ऐसे जा रहा है ना ऊपर, तो जो O पॉइंट है वो उसी के अलॉन्ग एग्जिस्ट कर रहा है। तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट कैरिंग वायर इटसेल्फ 0। तो यहाँ पे पहले तो स्टार्ट में ये लिख देना कि B2 जो है वो 0 है, कहाँ पे, एट ओरिजिन। क्यों, ड्यू टू O लाई ऑन डायरेक्शन ऑफ DL2 वेक्टर, ठीक है। फिर हम बात आते हैं, ये तो फोर्स ही 0 हो गई। फिर हम बात आती है नेक्स्ट हमारी DF21। तो DF21 कौन है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट। तो सेकंड कंडक्टर ये है, इस जगह पे पहले की मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लूप ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो हमें टेंजेंट चाहिए था, लूप थोड़ा इलिप्टिकल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देखें तो डायरेक्शन ऐसे आ रही है, तो इस जगह जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कहाँ होगी, अलॉन्ग जेड एक्सिस। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर
इस जगह पे होगी, जेड एक्सिस में लॉन्ग वायर है, तो कितना आंसर आएगा वो देखें। तो आई डी एल, सो डी एल टू क्या है, जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर कितनी है, म्यू अपॉन 4π2I/r, और डायरेक्शन क्या है के। तो जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ और नोट करो कि क्योंकि शॉर्ट वायर है तो हमें बायट सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वो क्या होती है, इट्स आई डी एल, ठीक है, ओवर आर स्क्वायर। ये और डायरेक्शन क्या है, साइन 90 भी लिख दो, डायरेक्शन क्या है के कैप। देखो मैंने ये वाला फॉर्मूला इसलिए लिया बिकॉज जो मेरे पास ये जो छोटा सा DL1 आपको नज़र आ रहा है, इस पर बायट सावर्ट लॉ लगा के यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी इस ए पॉइंट पे, ठीक है। सो ये निकाल दी, मैं साइड पे लिख देता हूँ कि जो मैं B1 निकाल रहा हूँ वो फॉर्मूला क्या है, μ0/4πI/DL1 क्रॉस O2A वेक्टर ओवर OA मॉड क्यूब, और OA कितना है, R है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये बन जाएगा I/DL/R²। तो DL1 क्या है मेरे पास, I, और OA क्या था, J, I क्रॉस J कितना होगा, K। तो साइड पे मैंने सॉल्व भी कर दिया कि ये क्यों आए हैं, और इसी चीज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर दिया। सिंप्लीफाई करके फाइनल क्या आ गया, I/DL μ0/4πI/DL/R², और J क्रॉस K क्या होता है, I क्या, विच इज़ नॉन ज़ीरो। सो क्लियरली जो DF12 है वो नॉट इक्वल टू DF21 है, तो ये फिर वो जो वेक्टर फॉर्म है उसको सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कन्वर्जन आ गई, मल्टी रेंज वोल्ट मीटर कंस्ट्रक्ट करना है। गैल्वेनोमीटर सर्किट दिया हुआ आपको, और पहले 2 वोल्ट से करो, फिर 20 से, फिर 200 से, और रेजिस्टेंस 10 ओम है एंड प्रोड्यूसेस 1 मिली एम्पियर डिफ्लेक्शन। तो R1 R2 R3 निकालना है। देखो बनाना क्या है, वोल्ट मीटर बनाना है। तो पहले तो वोल्ट मीटर का फार्मूला पता होना चाहिए, इसकी रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है मेरे पास। तो जो वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, R वो होता है V अपॉन IG माइनस G। G इसमें कितना दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर 10 ओम, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितनी दी हुई है, 1 मिली एम्पियर। तो पहले हमने क्या किया, कनेक्शन 2 वोल्ट पे लगाया, ये 0 वोल्ट पे है, तो रेजिस्टेंस कौन सी सर्किट में आएगी, R1। तो फर्स्ट केस में क्या होना है, सो R1 वोल्टेज कितनी 2, IG कितना है 1 मिली एम्पियर, और -10, तो कितना हो गया 2000 - 10 1990 ओम। सेकेंड केस में करंट यहाँ पे कनेक्शन लगा दिया, तो सर्किट में रेजिस्टेंस क्या आ गई, R1 R2 दोनों आ गए, ठीक है। तो सेकेंड केस में क्या होना है, R1 + R2 20/1 मिली एम्पियर माइनस G, सो 2000 - 10, और R1 कितना है 1990। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास, सो ये 2000 20,000 आना था, तो कितना आएगा 18,000 ओम। और जब केस थर्ड की बात करेंगे तो तीनों ही आ गए, क्योंकि कनेक्शन यहाँ पे लगा दिए तो तीनों सीरीज में ही आ गए। तो ये आ गया वोल्टेज है 200/1 मिली एम्पियर, तो R1 कितना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू कैन कैलकुलेट योर R3 एज वेल एज, ठीक है। NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी फोर्स और करंट गेटिंग कंडक्टर पे है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, करंट दिया हुआ 25 एम्पियर, कहता है टेबल पे रेस्ट कर रही है ये वाली वायर, नीचे वाली ब्लू। कहता है उसके ऊपर ना एक दूसरी वायर है PQ, जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, और उसका अपना मास कितना, जो ये PQ है इसका मास कितना एक्ट करेगा नीचे 2.5/1000, क्योंकि किलोग्राम में चेंज करेंगे इनटू 10, ये उसका वेट है। अगर इसको क्या करना है, फ्री टू स्लाइड अप एंड डाउन है, ठीक है। कहाँ तक फ्री होता है, फ्री होने का मीनिंग इसके ऊपर क्या लगेगा, अपवर्ड
मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स पर कैसे निकालते हैं, 2I1 I2 बाई डिस्टेंस ये होती फोर्स पर लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द वायर। और जब वो फ्री हो जाएगी, मूव नहीं कर, अप एंड डाउन फ्री मूव है, तो मीन्स टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो अपने वेट भी है, फोर्स भी है, सॉल्व करोगे आंसर निकाल लोगे इसका। तो यहाँ आना कितना आंसर हमारा फाइनली आ जाएगा, तो इसमें वैल्यूज डाल लो, आंसर निकाल लो, ठीक है। अच्छा ये भी कहा हुआ है कि सेम स्लाइड अप एंड ऑन टू व्हाट हाइट का मीनिंग यू हैव टू कैलकुलेट दिस डी। ये जो एच है जिसको मैंने डी बोला वो निकालना आपने, ठीक है। सो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है, लेंथ कितनी है उसकी 12 एम्पियर है, 12A है, और रेजिस्टेंस कितनी आ रहा है, उसको पहले वाउंड अप करके कौन सी शेप में ले आए, इक्वल ट्रायंगल में। तो केस 1 में अगर आपने ट्रायंगल बना दिया इसका और ईच साइड कितनी है, A है, तो पेरीमीटर कितना आ गया 3A, टोटल लेंथ कितनी है 12A, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ गई, लेंथ ओवर 1 पेरीमीटर 4। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है NIA, नंबर टर्न्स कितने आए 4, करंट कितना A, और इसका एरिया कितना √3/4 साइड स्क्वायर, ये आ गया पहले। फिर आपने इसका क्या किया सेकंड पार्ट में, स्क्वायर बना दिया। अब पेरीमीटर कितना आ गया 4A, लेंथ कितनी है 12A, तो नंबर टर्न्स कितने आ गए, लेंथ अपॉन पेरीमीटर, थ्री। सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया NIA, तो NI एरिया होता है साइड स्क्वायर। सो √3 आया था आंसर, तो वो था 1.73 IA स्क्वायर, ये आया 3I स्क्वायर। और लास्ट में वर्स कौन है, हेक्सागन है। सो अगर हेक्सागन देखें अगले पेज पे, तो अगर हेक्सागन बनता है, ईच साइड कितनी है A, तो इसका पेरीमीटर कितना है 6A, लेंथ कितनी है 12A, तो नंबर टर्न्स कितने आ जाएंगे, लेंथ अपॉन पेरीमीटर 2। तो हेक्सागन में प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। कितनी इक्वल ट्रायंगल है यहाँ पे देखो, पहली ये है, फिर दूसरी ये है, तीसरी ये है, फोर्थ ये, फिफ्थ ये एंड सिक्स्थ ये। तो आपने ट्रायंगल्स लिख ली। अब टोटल मोमेंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, μ0, छोड़ो इसको पहले, नंबर टर्न्स 2, करंट, एरिया कितना है √3/4A स्क्वायर इंटू 6। सो ये कितना हो जाएगा, सो 3√3IA स्क्वायर। तो सारे मैग्नेटिक डाइपोल निकाल लिए आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, एन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज -E m ट्रेवल स्पीड इन प्लेन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। देखो जहाँ पे वर्ड आ गया ना, प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन फॉलो सर्कुलर पाथ, पता है कितना टाइम t इलेक्ट्रॉन ट्रेवल हाफ वे अराउंड द सर्कल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में आया हुआ है कि फुल सर्कल में जब वो चला गया तब तो वर्क डन हमें पता है कितना होता है, 0 अंडरस्टूड है। बट अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाता है सिर्फ, ठीक है, तो ये केस है हमारा, यहाँ पर मूव करता है, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल की, ये, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगनी है उसके ऊपर वो हमें काउंट करनी पड़ेगी। तो ये भी याद रखना है कि एज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है ना, चाहे आधा सर्कल करो चाहे पूरा करो, ये चेंज हुआ नहीं, वर्क डन तब भी क्या है 0। और एक लाइन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी की है कि वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स का वर्क डन हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे है एक वर्ड, ये देखो, शो दैट द फोर्स डज नो वर्क, इट इज़ वेलोसिटी डिपेंडेंट।
चाहे फुल सर्कल में आ जाओ चाहे हाफ में आ जाओ, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स का वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, 13 क्वेश्चन, ये भी पेपर में आया हुआ है पहले। ठीक है, सो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स के ऊपर डेरिवेशन के चांसेस कम है, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। 3 वायर के तीनों की लेंथ दी हुई है, कहते हैं नेट फोर्स निकालनी सी वायर पे। तो पहले देखो सी वायर के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा। सी वायर पे पहले डी ने फोर्स लगानी है, डी और सी में करंट एंटी पैरेलल है तो करंट होनी है, फोर्स लगनी है रिपल्सिव, तो फोर्स लगनी है इसके ऊपर, सो ये होनी है एफ सी डी। और इधर क्या है? एक्स एक्सिस है, ऊपर क्या है? वाई एक्सिस, और बाहर क्या है? जेड एक्सिस। ठीक है, तो फोर्स सी डी जो निकल रही है, ठीक है, तो कितनी आनी है? आई, ठीक है, कितना सी में कितना करंट था? इनटू लेंथ ऑफ सी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर डी। ये तो जनरल फार्मूला होता, ठीक है। बट अगर आप डायरेक्ट फार्मूला देखो वो होता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट इन सी वायर, करंट इन डी वायर, आगे 2 भी आएगा, नीचे डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, और ये थी फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हम फोर्स सी वायर पर निकाल रहे हैं तो लेंथ ऑफ सी वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और डायरेक्शन रिपल्सिव है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो आई का। ऐसे ही सी वायर के ऊपर जी वायर ने क्या करना है? उसमें भी करंट ऑपोजिट है, उसने भी क्या करना है? रिपेल करना है, तो फोर्स कहाँ लगनी है? बैकवर्ड लगनी है। ठीक है, तो ये फोर्स सी पे किसने लगाई है? जी वायर ने। तो क्या आना है? म्यू नॉट 4 पाई 2 आई सी आई जी अपॉन डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस आएगा सी जी, और डायरेक्शन आएगी माइनस आई कैप। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आई कैप था, माइनस आई कैप, और लेंथ कितनी आएगी सी की? सारी वैल्यूज पुट करेंगे। आई सी कितना है? आई सी 10 एम्पियर है, आई जी कितना है? 20 एम्पियर, और आई डी कितना है? 30 एम्पियर, और सी डी डिस्टेंस कितना है? 3/100 मीटर, जी सी डिस्टेंस कितना है? 2/100 मीटर। सारी वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो एंड में। और लेंथ ऑफ सी वायर कितनी है? 25/100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है।